गांधी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी दौरे का वीडियो किया पोस्ट। नो फाउंड सुटेबल को लेकर सरकार पर लगाया आरोप। बोले एससी, एसटी, ओबीसी के साथ भेदभाव कर रही सरकार। आज देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू की 61वीं पुण्यतिथि। शांतिवन में नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी, राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने किया याद। राज्यसभा में बढ़ेगी विपक्ष की ताकत। 8 सीटों पर होंगे चुनाव। चुनाव के बाद विपक्ष की सीटें 79 से हो सकती हैं 91। मायावती ने खाली किया दिल्ली का सरकारी बंगला। सुरक्षा कारणों का दिया जा रहा है हवाला, तो कहीं वास्तु को बताया जा रहा है घर खाली करने की वजह। कालीगंज विधानसभा उपचुनाव के लिए टीएमसी ने किया उम्मीदवार का ऐलान। अलीफा अहमद लड़ेंगी चुनाव। 19 जून को होगी वोटिंग। आप नेता नरेश बालियान को झटका। राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। 4 दिसंबर को मकोका मामले में गिरफ्तार हुए थे बालियान। कतर में भारतीय डेलीगेशन में शामिल मनीष तिवारी का बयान। आतंकवाद को बताया कैंसर, कहा इसका खात्मा करना जरूरी। पहलगाम में हुई उमर कैबिनेट की बैठक। आतंकवाद के खिलाफ संदेश देना बैठक का मकसद। इस कार्यकाल में पहली बार जम्मू के बाहर हुई आज कैबिनेट की बैठक। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। गांधीनगर में किया रोड शो। ऑपरेशन सिंदूर पर की बात। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। नोएडा में 9 मामले आए सामने। देश भर में दर्ज किए गए 1000 से ज्यादा नए केस। कामी रीता ने तोड़ दिया अपना ही बनाया रिकॉर्ड। मशहूर नेपाली पर्वतारोही ने 31 बार किया माउंट एवरेस्ट फतह। ब्रिटेन में लिवरपूल विक्ट्री परेड में बड़ा हादसा। प्रीमियर लीग का जश्न मना रहे लोगों को कार ने कुचला। एक संदिग्ध गिरफ्तार। गोल्डन डोम प्रोजेक्ट को लेकर अमेरिका के विरोध में उतरा उत्तर कोरिया। विदेश मंत्रालय ने कहा ये परमाणु युद्ध की तैयारी। फ्रांस के राष्ट्रपति को पत्नी ने मुंह पकड़कर धकेला। असहज हुए इमैनुअल मैक्रों। दोनों वियतनाम दौरे पर पहुंचे। 73 साल बाद सऊदी अरब में बिकेगी शराब। 600 टूरिस्ट स्पॉट पर मिलेंगी बियर और वाइन। 2026 से लागू होंगे नए कानून। सरकार का बड़ा फैसला। चीन से आने वाले 280 रुपए प्रति किलो से कम दाम वाले कब्जे के आयात पर लगाया बैन। अब हेलीकॉप्टर भी बनाएगी टाटा। सिविल कैटेगरी की H-125 हेलीकॉप्टर का करेगी निर्माण। नए रोजगार में देगी अवसर। आईपीएल का 70वां मैच आज। लखनऊ सुपर जॉयंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगा मुकाबला। सोनू सूद के खिलाफ लिया जा सकता है एक्शन। बिना शर्ट और हेलमेट पहने तेज रफ्तार में बाइक चलाते वीडियो वायरल। जांच शुरू। मार्को एक्टर उन्नी मुकुंदन पर लगे मारपीट के आरोप। एक्स मैनेजर ने दर्ज करवाई शिकायत। फोटो पोस्ट करने पर हुआ विवाद। बड़ी खबर सामने आ रही है आगरा से। सरकारी नाले और रास्ते की जमीन को लेकर रात 2 पक्ष आए आमने सामने। जमकर विवाद, मारपीट। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत पर राजस्व विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे एसडीएम। राजस्व विभाग की टीम के सामने ही ग्रामीण और विपक्षी पक्ष भिड़े। हुआ झगड़ा, मारपीट। दोनों पक्षों में हुआ बवाल। एक दूसरे की दी धमकियां। सूचना पर तत्काल पहुंची पुलिस। संभाली स्थिति। असामाजिक तत्वों को खदेड़ा। टीम के सामने मारपीट झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नाले और रास्ते पर अवैध कब्जे का निर्माण जो है ग्रामीणों का आरोप और जांच और स्थलीय निरीक्षण को पहुंची थी टीम। पुलिस ने मौके पर शांति व्यवस्था कायम। कुछ लोगों को हिरासत में लिया की जा रही जांच। थाना पिटार क्षेत्र के गांव चचिया मार्ग नयापुरा के पास का है पूरा मामला। बीच आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस की सख्ती पर गरजे विधायक। थाने के बाहर डटे रहे 2 घंटे। कमिश्नर से की शिकायत। इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह निलंबित। थाने में महेंद्र और भाई से बेरहमी से मारपीट। विधायक पहुंचे कमिश्नर आवास। जमीन विवाद में एक तरफा कार्रवाई पर मचा बवाल। रात में हुई सस्पेंशन। थाने में जूते से कुचले गए हाथ पैर। इंसाफ की लड़ाई में विधायक भी कूदे मैदान में। कमिश्नर ने गंभीरता से लिया मामला। इंस्पेक्टर पर गिरिगाज। खैरागढ़ में पुलिस की बर्बरता। पीड़ित पक्ष के समर्थन में सड़क पर उतरे विधायक की चेतावनी के बाद हरकत में आई पुलिस। एसएचओ सस्पेंड। भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच देर रात हुई तीखी नोकझोंक। बिना राजस्व टीम के जमीन विवाद में दखल। एक पक्ष पर की गई पुलिस कार्रवाई। विधायक बोले दोनों पक्षों का चालान होता तो न बनती बात। विधायक के झूठ बोलती रही खैरागढ़ पुलिस। पीड़ित की हालत देख मचा हड़कंप। कमिश्नर आवास पर पहुंचा मामला। रातों रात एसएचओ को हटाया गया। मेडिकल के बाद थाने में पीटा गया युवक। परिजन बोले इंसाफ चाहिए। विधायक भगवान सिंह बोले पुलिस ने की बर्बरता कार्रवाई जरूरी।
धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के नगर कपूरा गांव में एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई और सोमवार देर रात को बंटू जाटो की मौत हो गई। बंटू पत्थरों का काम करता था। परिजनों ने बताया कि बंटू सोमवार को पत्थर का काम करने के लिए गया था। शाम को समय युवक काम से घर लौटा था। रात में अचानक युवक परिजनों को बेहोशी की हालत में मिला। युवक की अचेत हालत में मिलने पर परिवार वाले उसे तुरंत जिला अस्पताल ले गए, जहां इमरजेंसी में तैनात ड्यूटी डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है। घटना की सूचना पुलिस को दी गई है। अस्पताल प्रबंधन से मिली सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया। परिजनों द्वारा रिपोर्ट दिए जाने पर शव का पोस्टमार्टम कराया गया और इसके बाद युवक की मौत के कारण का खुलासा होगा। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का सही के कारण पता चलेगा। इस बीच मथुरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। थाना जमुना पास क्षेत्र में एक्सीडेंट की बड़ी घटना। डंपर और ट्रैक्टर की भीषण भिड़ंत पानी गांव के समीप गांव डकू से हरा चारा भरकर ट्रैक्टर वृंदावन गौशाला जा रहा था। तेज रफ्तार डंपर ने ट्रैक्टर में मारी टक्कर। ट्रैक्टर के उड़े पर खच्चे। घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। ट्रैक्टर चालक की बताई जा रही नाजुक हालत। एसबी न्यूज संवाददाता कालीचरण बिंदल की रिपोर्ट। जौनपुर जिले से के बाड़ी से सदर थाना क्षेत्र के छावरीपुरा गांव में देर रात शाम एक युवक की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। घटना के बाद सदर थाना पुलिस और बाड़ी सीओ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच की गई। वहीं घटना को लेकर मौके से साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल टीम को भी बुलाया गया, जहां मृतक युवक की एमपी के भिंड निवासी था, जो कि अपनी मौसी के घर पर आया हुआ था। बाड़ी सीओ महेंद्र कुमार ने बताया कि एक 20 वर्षीय युवक अरुण गुर्जर, जो कि गांव गोलियापुरा जिला भिंड मध्य प्रदेश का रहने वाला था, गांव छानीपुरा में अपनी मौसी के घर 2 दिन पूर्व आया था और युवक की गोली लगने से मौत हुई है। उसको किसने गोली मारी है, मर्डर के पीछे का कारण क्या है, इसकी जानकारी की जा रही है। मृतक के शव को कब्जे में ले लिया गया है। साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल की टीम को बुलाया गया और इसके बाद शव को देर रात की बाड़ी अस्पताल में मोर्चरी में पहुंचाया गया। सदर थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि छावरीपुरा गांव में युवक की मौत के बाद आरोपी मौसी का परिवार गायब है, जिन पर की हत्या का अंदेशा है। साथ ही मृतक के परिजनों को सूचना दी गई, जो घर से रवाना हो गए। शव को सोमवार की देर रात अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया और आज सुबह परिजनों के आने पर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। आरोपी मौसी के परिवारजनों की तलाश में पुलिस की टीम रवाना की गई है। बीच बड़ी खबर उत्तर प्रदेश जिला आगरा तहसील किरावली में है। हड़ताल खत्म होने के बाद उप निबंधन ऑफिस में क्रेता और विक्रेताओं की भीड़ रही। उप निबंधन अधिकारी किरावली रामवीर सिंह ने बताया कि सरकार को राजस्व के रूप में 41,12,950 रूपये का स्टाम्प ड्यूटी और 92 लाख पैच 9,23,740 निबंधन शुल्क प्राप्त हुआ है। खबर ब्यूरो चीफ आगरा देहात करमवीर सिंह की। 26 तारीख से दोबारा बैनामा का कार्य शुरू हुआ है, तो उसमें एक दिन में कितने रजिस्ट्रियां हुई हैं और कितना स्टाम्प पेपर गवर्नमेंट को राजस्व गया है। कल 26 तारीख को हमारे यहाँ पर कार्यालय में 108 प्रलेख पंजीकृत किए गए हैं और उनसे आय स्टाम्प के रूप में 41,12,950 रूपये प्राप्त हुई है और निबंधन शुल्क 9,23,740 रूपये। कुल आय 50,36,690 रूपये प्राप्त हुई है। इस प्रकार से रजिस्ट्रियां भी कुछ वापस हुई हैं और जो रजिस्ट्रियां हड़ताल के दौरान पंजीकृत नहीं हो पाए हैं ब्लैक, अब उनकी रजिस्ट्रियां बैनामा खूब आ रहे हैं और जो पेंडिंग थे वो अब हो रहे हैं। धौलपुर जिला एवं सेशन न्यायाधीश अरुण कुमार अग्रवाल ने जिला कारागृह और लीगल एड क्लिनिक का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने भंडारगृह में राशन सामग्री की एक्सपायरी डेट की जांच की। न्यायाधीश ने महिला और पुरुष बंदियों से व्यक्तिगत मुलाकात कर उनके केस और पेशे की जानकारी ली। बंदियों को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। इनमें नाश्ता, भोजन, मेडिकल सुविधा, कैंटीन, कूलर, पंखे और लाइट शामिल है। जेल अधीक्षक को बंदियों के वकीलों से फोन पर बात कराने के निर्देश दिए। बैरकों और शौचालय की साफ सफाई बढ़ाने को कहा। मच्छरों की समस्या के समाधान के लिए कहा कि जेल अस्पताल में बेड, दवाइयां और जांच मशीनों की स्थिति देखी। न्यायाधीशों ने बंदियों के लिए योग और फिटनेस की भी व्यवस्था का कहा। पौष्टिक भोजन की व्यवस्था के निर्देश दिए।
जौनपुर जिले की बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र में एक 2.5 वर्षीय मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपी परिवार के पड़ोस में ही रहता है, जो दिन में बालिका को घर के खिलाने आया था और घर में कोई भी नहीं हो और बालिका की मां के काम में व्यस्त होने पर उसने वारदात कर दी थी। बाद में बालिका के रोने की आवाज सुनकर मां जब आई तो आरोपी भाग गया। 2.5 वर्षीय मासूम बालिका के साथ हुई इस घटना को लेकर कोतवाली थाना प्रभारी अमित शर्मा ने बताया कि थाना क्षेत्र में वारदात हुई है। घटना को लेकर पीड़ित परिवार ने जो रिपोर्ट दी है उसमें 23 मई को दिन में करीब 3 बजे की घटना बताई जा रही है। घर पर कोई नहीं होने और पड़ोसी आरोपी द्वारा घर की में बालिका को खिलाने के दौरान वारदात की गई है। बाद में बालिका की मां ने पति को फोन कर घर बुलाया और उसे घटना बताई। पति के आने पर जब वे लोग थाने आ रहे थे तो आरोपी और उसके परिवारजन को आरोपी पक्ष द्वारा डरा धमकाकर रोक दिया गया और ऐसे में 25 मई को पीड़ित परिवार ने पुलिस को रिपोर्ट दी कि जिसमें बालिका का मेडिकल कराया गया। साथ में धारा 65(2) और 351(2) BNS एवं 5(6) पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया गया, जिसकी जांच बड़ी सीओ महेंद्र कुमार को सौंपी गई। आरोपी की तलाश में पुलिस टीम गठित कर रवाना की गई। जल्दी आरोपी को गिरफ्तार क्या मामला है? दिनांक 23 तारीख को एक नाबालिग 2.5 साल की बच्ची के साथ यहाँ पड़ोस के गांव में किसी व्यक्ति के द्वारा गलत हरकत की गई थी, जिसके बारे में उसके माँ बाप ने हमें 25 तारीख को सूचना दी और मुकदमा दर्ज करवाया, जिस पर श्रीमान सीओ साहब को तफ्तीश सुपुर्द की गई है और नाबालिग बच्ची का मेडिकल बोर्ड से मेडिकल कराया गया, ध्यान लेखबद्ध किए गए हैं और टीम बनाकर मुलजिम की गिरफ्तारी के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और शीघ्र ही मुलजिम की गिरफ्तारी। इस बीच बड़ी खबर, योगी आदित्यनाथ ने किया बेसिक शिक्षा विभाग में महत्वपूर्ण कार्यों का लोकार्पण। जिले में कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री के लोकार्पण कार्यक्रम का देखा गया सजीव प्रसारण। सभागार में LED पर चलाया गया सजीव प्रसारण। सजीव प्रसारण देखने पहुंचे जिले के प्रभारी मंत्री होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री धर्मवीर सिंह प्रजापति। प्रभारी मंत्री को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। बीजेपी नेताओं ने किया प्रभारी मंत्री का भव्य स्वागत। जनपद मुख्यालय बहजोई स्थित कलेक्ट्रेट में दिखाया गया सजीव प्रसारण। आज आपने बैठक भी की है अधिकारियों के साथ में और दौरा भी रहा है आपका, क्या कुछ देखने को मिला है और क्या कुछ तैयारियां? माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग की 3,300 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शुभारंभ उद्घाटन किया है और उत्तर प्रदेश में सभी जनपदों में सभी स्कूलों में कुछ न कुछ माननीय मुख्यमंत्री ने किया है। उसका एक आज संबल में कार्यक्रम था। संबल में हमें सभी पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश में सभी हमारे मंत्री और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सहभागिता की है और यही एक कार्यक्रम था। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री के हृदय से आभार व्यक्त करूँगा कि उन्होंने कस्तूरबा जो विद्यालय थे उनको इंटर तक आगे ले जाने तक का आज घोषणा की है। एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है और आदरणीय मुख्यमंत्री के 17 में इनके जब सरकार बनी उनके नेतृत्व में जब से सरकार चली, लगातार शिक्षा विभाग में मूलचूल परिवर्तन देखने को मिला है। विद्यालयों की तो कायाकल्प हुए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। शिक्षा विभाग में आज एक माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से 1,200 करोड़ 1 करोड़ बच्चों के लिए 1,200 करोड़ की धनराशि भी DBT के माध्यम से आज उनके अभिभावकों के खाते में दी है। मैं कह सकता हूँ कि बहुत बड़ा बदलाव देखने को उत्तर प्रदेश में मिला है आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। यहाँ चाहे PM श्री विद्यालय के माध्यम से विद्यालयों का विकास हो। पहले विद्यालयों में गंदगी रहती थी। 17 से पहले अगर देखें तो बच्चे पढ़ने नहीं आते थे। आज स्कूलों में साफ सफाई, टॉयलेट की व्यवस्था, स्वच्छता का बहुत वातावरण है। स्कूलों की मैं कह सकता हूँ कि कायाकल्प हुए हैं, तो बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। मंत्री, एक सवाल है, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार संकट हमलावर है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? मैं कह सकता हूँ कि विपक्षों को ये सोचना चाहिए कि हमारी जल थल नभ तीनों सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है, पाकिस्तान में अंदर जा कर के आतंकियों के ठिकाने को ध्वस्त किया है और बिना किसी अपने नुकसान के, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसमें तो पूरा देश और पूरी सभी पार्टियों को एक साथ सेना के मनोबल को बढ़ाना चाहिए, उनका धन्यवाद देना चाहिए। संभल के विधायक से इकबाल महमूद ने सवाल उठाया, सीज फायर को लेकर सवाल उठाया है कि उन्होंने कहा कि बीजेपी एक तरफ तिरंगा यात्रा निकाल रही है, मोदी जी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, क्या कहना है? पूरे देश में सैनिकों के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी का ये कदम है। वो किस स्तर से देखते हैं, हम देखते हैं कि हमारे सेनाओं ने इस तरह से उत्साह
के साथ में इस तरह से आतंकियों के ठिकाने को ध्वस्त किया है, हम सब का दायित्व बनता है, सभी नागरिकों का दायित्व बनता है कि उनके सम्मान को, उनका उत्साह वर्धन के लिए हम कार्य करें। शोरतगढ़ के विधायक विनय वर्मा का खंड शिक्षा अधिकारी को दलाल कहने पर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो वहीं एक कार्यक्रम विधायक विनय शर्मा कहते हैं कि खंड शिक्षा अधिकारी शोरतगढ़ को जब ये नहीं पता था कि जनप्रतिनिधि कौन है तो उनका क्या करूंगा, क्या यह लोग दलाली करने आए हैं। कार्यक्रम में सांसद जगदम्बिका पाल, सदर विधायक श्याम धनी, राही, डीएम डॉक्टर राजा गणपति आ रहे मौजूद और ये वीडियो वायरल बताया जा रहा है। हमारे दो होनार एसडीआई यहाँ पर है, एक संतोष शुक्ला जी खड़े हो जाएंगे, भैया संतोष जी, और रामू जी के वो भी खड़े हो जाएंगे। अभी हमारे जिलाधिकारी महोदय ने कितनी अच्छी बात बताई, हमारे मुख्यमंत्री जी कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, इनको ये भी नहीं पता विधायक जनप्रतिनिधि कौन होता है। साइड से पूछ लीजिएगा, इन्हें जनप्रतिनिधि जब इन्हीं को नहीं पता तो इन बच्चों को कैसे बताएंगे जनप्रतिनिधि कैसे होता है। क्यों कैंप का कार्यक्रम था, कैंप जो कैंप का काम था वो हमारे सांसद जी को बीएसए साहब ने बहुत बड़ा कार्यक्रम करवाया। ऐसे नए बीएसए को मैं धन्यवाद देता हूँ। और इन्होंने किसको जनप्रतिनिधि बनाया है ये इनसे पूछिएगा। इन्हें जब इन्हें नहीं पता इनका एमएलए कौन है, एमपी कौन है, तो बताइए तो मैं इनका क्या करूँगा। यहाँ ये लोग दलाली करने आए क्या? इन्हें ये पता है। मैं सारे लोगों को ये बोलूँगा इनका क्या काम। दिल्ली जोन के डीआईजी अजय साहनी आज शाहजहांपुर पहुंचे। जहां ये वार्षिक निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय, पुलिस लाइन और दोनों थानों का निरीक्षण किया। डीआईजी ने पुलिस अधिकारियों को कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे जोन में महिला पीट दस्ता का गठन किया गया है। पुलिस का ये विशेष महिला दस्ता फोन के जरिए पीट से अपराधियों का डाटा इकट्ठा करेगी और उसकी जानकारी इकट्ठा करेगी। डीआईजी अजय साहनी ने कहा कि पंचायत चुनाव नजदीक है और जिसके चलते खुफिया तंत्र और पुलिस व्यवस्था को और चाक चौबंद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर बीट व्यवस्था मजबूत होगी तो अपराध और अपराधियों पर ठोस कार्रवाई हो सकेगी। वार्षिक निरीक्षण के जरिए पीएफआई, रोहिंग्या, एसडीपीआई के बारे में डाटा और जानकारी ली गई। साथ ही लोकल इंटेलिजेंस और मजबूत करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि टॉप 10 अपराधियों के साथ साथ छोटे अपराधियों पर भी कड़ी निगरानी की जा रही है। अगर थाने पर फरियादी की सुनवाई नहीं की गई तो थाना स्तर के पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। में आज वार्षिक निरीक्षण के क्रम में पुलिस कार्यालय और थानों का, पुलिस लाइन के कुछ हिस्सों का निरीक्षण किया गया है और काफ़ी चीज़ें ठीक बेहतर पाई गई हैं। जहाँ तक बीट व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं तो बीट व्यवस्था में जो हमारे पुलिस बीट है उनके बारे में भी बहुत डिटेल में बातचीत हुई है और इसके अलावा जो महिला बीट है उनमें भी महिला पुलिसकर्मियों से भी बात हुई है और एक अच्छी पहल जनपद के द्वारा किया गया है। एक यहाँ महिला दस्ता नया बनाया गया है जो डेली पूछताछ दस्ता के नाम पे यहाँ पे जो भी मामले हैं महिला संबंधित उन बीट के नंबरों पर बात करेंगी और उनकी समस्या का समाधान हुआ या नहीं हुआ वो पूछेंगी और वो पंचायत चुनाव के आगे भी हमारे लिए काफ़ी उनसे सहयोग मिलेगा। बाकी बीट में काफ़ी व्यवस्थाएँ निचले लेवल तक की जा रही हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि पंचायत चुनाव जल्दी आने वाला है, उसकी तैयारियां भी अब जनपद में शुरू कर दी गई हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, चाहे वो अपराधी की हो, चाहे वो अन्य चीज़ों की हो, पुलिस के सहयोगियों की हो, वो सारी चीज़ें हमें मिल रही हैं। और एक हमारी प्राथमिकता जो है वो साइबर क्राइम को लेकर रही है। साइबर क्राइम बड़ी संख्या में बढ़ा है और लगभग हर कोई कहीं ना कहीं उससे प्रभावित हुआ है, उसके तहत भी अच्छी कार्रवाई की जा रही है। सर, देखा कि जो मुख्यालय में फरियादों की भीड़ है वो बड़ी है, तो क्या ऐसे में थाने स्तर पर बातें क्या जवाबदेही तय होगी अब? जी, निश्चित रूप से इस बारे में हम लोगों ने बात की है और ये मुख्यमंत्री जी का भी और डीजीपी महोदय का भी निर्देश है कि जो भी फरियादी है उसको थाने स्तर पर सुना जाए, उसकी समस्या का उचित निस्तारण किया जाए ताकि वो संतुष्ट हो। तो ऐसे मामले चिन्हित किए जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो रूटीन में हर जगह जाते हैं एप्लीकेशन लेके, उनको भी चिन्हित करके उनसे बातचीत करके उनकी काउंसलिंग की जाएगी। और इसके अलावा अगर निचले स्तर पर किसी की कार्रवाई नहीं हो रही है और कोई जेन्युइन समस्या से परेशान होकर ऊपर आ रहा है तो उस मामले में जो हमारे निचले स्तर के कर्मचारी हैं उन पर भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जी, आज ये वार्षिक निरीक्षण किया गया है। पुलिस कार्यालय है, बड़े बाबू ब्रांच है, अकाउंट ब्रांच है, एलआईयू का है, रोहिंग्या है जनपद में अगर तो उनकी क्या स्थिति है, एसडीपीआई, पीएफआई, इन सबों के बारे में, लोकल इंटेलिजेंस के बारे में, अकाउंटिंग के बारे में, इन सभी शाखाओं का, डीसीआर भी, एससीआर भी, रिक्रूट्स बहुत सारे ज़िले में आपके आने वाले हैं, उनके व्यवस्थाएं क्या हैं, इन सभी चीज़ों का निरीक्षण किया गया है। जिले के टॉप 10 अपराधियों पर किस तरीके से कार्रवाई की संदेश अपराधियों के लिए? जी, निश्चित रूप से जो भी टॉप 10 अपराधी हैं और इसके अलावा जो टॉप 10 नहीं भी अपराधी हैं सभी के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। लगातार अभियान चल रहा है।
लोग अच्छे कार्य करें, अपराधों से तौबा करें, शांति बनाए रखें और अच्छे कार्यों पे रहें। पुलिस का सहयोग करें, पुलिस सबके साथ कार्रवाई करेगी और अगर कोई कानून व्यवस्था प्रभावित करने की कोशिश करेगा, अपराध करेगा, तो उसी तरीके से उस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उत्तर प्रदेश के जिला आगरा तहसील किरावली में आज ग्रामीणों ने उप तहसीलदार नीलम तिवारी जी का रास्ता रोककर प्रदर्शन करने लगे। ग्रामीणों का कहना है कि मौजा कराहरा में चक रोड है और वे गोपाऊ रजवाहा की नहर से जुड़ा हुआ है, जिसे पड़ोसी काश्तकार जोत रहे हैं, जिससे के कारण आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उप जिलाधिकारी नीलम तिवारी ने बताया कि प्रशासन द्वारा नायब तहसीलदार किरावली विकासखंड अधिकारी अकोला, राजस्व निरीक्षक जेगारा, क्षेत्रीय लेखपाल नेहचानी घटी टीम को निर्देशित किया गया है कि 2 जून 2025 को प्रातः 11 बजे भूमि से संबंधित अभिलेखों सहित मौके पर उपस्थित होकर चक्रोड रास्ता मिट्टी डलवाकर प्रदर्शन में ग्राम प्रधान सत्येंद्र कुमार, राम सिंह, हरिश्चंद्र आदि ग्रामवासी मौजूद रहे। खबर ब्यूरो चीफ आगरा देहात करमबीर सिंह की। किरावली में यहाँ पे कुछ ग्रामीणों ने एसडीएम साहब का रास्ता घेर रखा है। हम उनसे जानते हैं आज किस वजह से उन्होंने रास्ता घेर रखा है। एसडीएम साहब का रास्ता ना सर निकले को क्यों रास्ता खोलना चाहिए। परेशानी क्या है? परेशानी क्या है कि रास्ता तो लोग तो क्या सुनवाई नहीं हो रही है? सुनवाई ना है नहीं और पहले भी एप्लीकेशन दिया 4-6 बार। क्या परेशानी है आपकी? परेशानी चक्रोड की समस्या है, कोई सुन नहीं रहा है हमारी। गांव कौन सा है आपका? कलसा है। नाम क्या है? नाम सत्येंद्र चार, ग्राम प्रधान बसैया रायमल से। हमारे चक्रोड की समस्या है, लोगों ने चक्रोड काट लिया है, किसानों ने, जो पड़ोसी काश्तकार है, कोई सुन नहीं रहा है। मैडम के पास एप्लीकेशन भी दी है, वीडियो साहब पे लेटर भी लिखवा दिया। मैडम ने शनिवार को कहा था कि शनिवार को टीम पहुंच जाएगी। अब आए सब लोग, 50-40 लोग हैं यहाँ पे और एप्लीकेशन देने आए। एप्लीकेशन अभी तक ली नहीं है मैडम ने, कोई सुनवाई नहीं है। कह रही है तहसीलदार साहब से मिल लो। कितने बजे आए थे आप? आए 12 बजे से पहले आए थे, 11:30 बजे। तो क्या अब तक मैडम ने आपके लिए कोई समय नहीं दिया है? काफी पहले कोई सुनवाई नहीं हुई है? कोई सुनवाई नहीं हो रही है, काफी टाइम से वीडियो साहब का ये लेटर, कोई कार्रवाई नहीं बनी है, कोई पहले भी समाधान दिवस में दिया है। आप बताइए टीम बनी कि नहीं बनी, बताइए पहले कौन सा गांव है? इसमें कोई टीम बनी कि नहीं बनी? पहले समाधान दिवस वाली है। अरे बाबा ने रुक जा भाई, टीम बना है नहीं बना तो क्यों नहीं बना? आपने कहा अगर टीम बनी होगी, ठीक है, आपका टीम बनी भी कि नहीं बनी, क्योंकि लेटर आया वो टीम बनी होगी। के संज्ञान में था ये मामला 20 को मेरे संज्ञान में 20 को आया है। टीम भी हमने बनवा दी है, फोर्स के लिए भी कह दिया है, ठीक है। 20 से 2 दिन बीच में गैप था ना, सैटरडे और संडे को 2-6 को डेट भी लगा हुआ है। 2-6 को टीम जाएगी, 2-6 को अगर नहीं जाती टीम फिर आप आए होते हमारे पास कि टीम नहीं गई है। जम्मू कश्मीर से यहां पर आज सामुदायिक सेवा और भक्ति का एक सराहनीय प्रदर्शन करते हुए एंटी क्राइम एनजीओ ने अपने अध्यक्ष श्यामलाल गुप्ता के गतिशील नेतृत्व में जम्मू में शहदेव उत्तर बिहानी तीर्थ स्थल पर लंगर का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों और स्वयं सेवकों की सक्रिय भागीदारी देखी गई, जिन्होंने तीर्थ स्थल पर आने वाले सैकड़ों भक्तों को भोजन परोसने के लिए एक साथ आए। लंगर पहल मानवता की सेवा और सांप्रदायिक सद्भाव और सेवा की भावना को बढ़ावा देने के लिए एनजीओ के चल रहे प्रयासों का हिस्सा थी। धार्मिक महत्व रखने वाले इस तीर्थंकर पर बड़ी संख्या में तीर्थयात्री एकत्रित हुए, जिनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया और सेवा के हिस्से के रूप में उन्हें ताजा भोजन दिया गया। इस मौके पर उपस्थित लोगों में प्रमुख रूप से विश्वाह नगर स्थित समिति के पूर्व पार्षद साहिल गुप्ता थे, जिन्होंने इस नेक कार्य की सराहना की और समाज के कल्याण के लिए लगातार काम करने के लिए एंटी क्राइम एनजीओ की सराहना की। वहीं अन्य व्यक्ति जिन्होंने अपना समय और प्रयास दिया, उनमें मनमोहन सिंह, रोहित वंश, आचर शर्मा शामिल रहे। इसी के साथ उनकी उपस्थिति और समर्पण ने लंगर की सफलता में योगदान दिया। आज एनजीओ एंटी क्राइम टीम की तरफ से उत्तर वैनी देव स्थान
तीर्थ स्थान देवी देवताओं की धरती है। यहाँ पे बढ़ती गर्मी को देखते हुए लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें हलवा था, चने पूड़ी थी और मीठा पानी छबील लगाई गई है। तो ये देव स्थान है, यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, मंदिर माथा टेक रहे, यहाँ पे पूजा करते हैं। और यहाँ पे एनजीओ की तरफ से लंगर लगाया गया, जहाँ पे सभी एनजीओ की टीम यहाँ पे काम करते हुए, जिसमें रोहित जी, मनमोहन जी, शीतल अंचल जी, वंश जी, अनु जी ने, वॉलंटियर ने बहुत सारा यहाँ पे काम किया। हमें भी इस लंगर में सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं गंगा मैया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे भी यहाँ पे धरती पे आने का मौका मिला। जय गंगा मैया की, सभी को जय माता दी। कलयुगी बेटे ने पिता की हत्या की, पबजी खेलने से रोकना पड़ा जानलेवा, पुलिस ने 48 घंटे में किया खुलासा। हरिद्वार के खानपुर थाना क्षेत्र के हस्तमौली गांव में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक 19 वर्षीय युवक ने अपने ही पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। हैरानी की बात यह है कि इस खौफनाक कत्ल को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका अपना बेटा निकला। 2 दिन पहले रात करीब 2 बजे 45 वर्षीय मलखान सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस वक्त परिवार के सभी सदस्य सो रहे थे। सुबह जब पत्नी मालती देवी जागी तो उन्होंने देखा कि उनके पति मृत अवस्था में पड़े हैं। चेहरे पर सूजन और कपड़ों पर खून था। गांव में हड़कंप मच गया और पुलिस को सूचना दी गई। वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जब परिवार और ग्रामीणों से पूछताछ शुरू की तो कई बातें सामने आई। मृतक का बड़ा बेटा सूरज अक्सर मोबाइल में पबजी खेलने, सोशल मीडिया पर समय बिताने और लड़कियों से बात करने में मशगूल रहता था। पिता अक्सर उसे टोका टोका करते थे, जिसमें नाराज रहता था। घटना वाले दिन भी पिता पुत्र भी इसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। शक के आधार पर जब पुलिस ने सूरज से सख्ती से पूछताछ की तो वे टूट गया और अपने अपराध को कबूल कर लिया। आपको बता दें कि कबूलनामे में बताया कि पिता की रोज रोज की डांट और तानों से परेशान होकर मैंने उन्हें गोली मार दी। वारदात के बाद तमंचा गले के गन्ने के खेत में फेंक दिया और वापस आकर चुपचाप सो गया। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त तमंचा भी बरामद कर लिया है। के बारे में दूसरा, उसकी कोई ऐसी कोई रंजिश तो नहीं चल रही, उसके बारे में भी पुलिस ने लगातार जो पूछताछ अपनी करी। मैनुअल पुलिसिंग के माध्यम से जो हमारा मुख्य संदेह था वो पाया। इसमें जो पहली लगातार चल रहा था, तो इस क्रम में पुलिस के द्वारा जब परिजनों से लगातार पुलिस ने बहुत संयम से तक का जो बड़ा बेटा सूरज, उसके क्रियाकलापों के बारे में पुलिस के ने लगातार पूछताछ जब की गई तो ये बात प्रकाश में आई कि जो सूरज है वो उसका अपने पिता से लगातार मनमुटाव चल रहा था, और क्योंकि वो सोशल मीडिया में लगातार कुछ इस तरीके की चीज़ें अपलोड कर रहा था, उसको भी पुलिस ने संज्ञान में रखा था। जब अभियुक्त से पूछताछ की गई, इसके द्वारा घटनाक्रम को स्वीकार किया गया, अपने पिता की हत्या करना इसने स्वीकार किया, और जिस असलहे से इसने इसे रिकवर किया कि वो भी पुलिस को इसने रिकवर कराया। पूछताछ में इसने ये भी बताया कि उसका लगातार कई समय से मनमुटाव चल रहा था और अपने पिता को, क्योंकि इसके पिता कुछ काम नहीं कर रहे थे और लगातार शराब पीने के वो आदी थे, इसको लेके इनके घर में लगातार झगड़ा चलता था और इसके साथ भी ये झगड़ा कंटिन्यू चल रहा था। उस दिन भी, घटना के दिन भी इसका पहले अपने पिता से झगड़ा हुआ था। रात के समय जब मृतक बाहर आंगन में सो रहा था तो इसके द्वारा जो असलहा है उससे अपने पिता पर फायर करके उस असलहे को इसने गन्ने के खेत में छुपा दिया था। पुलिस ने उस असलहे को भी इससे रिकवर किया है। अभियुक्त को पुलिस हिरासत में आज न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाएगा। इसमें अन्य लोग भी अगर कोई शामिल हैं, इसको भी हम बहुत डीपली पूछताछ कर रहे हैं। आगे जो भी इसके परिणाम होंगे उससे आपका अवगत कराया जाएगा। हरिद्वार से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। रानीपुर विधानसभा से भाजपा विधायक आदेश चौहान की सीबीआई की विशेष अदालत ने 1 साल की सजा और 50,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला पुलिस हिरासत में मारपीट से जुड़ा हुआ है, जिसमें विधायक पर आरोप था कि उन्होंने अपने ही भतीजे के पति मनीष को पिटवाया। इस केस में आदेश चौहान के साथ साथ उनकी भतीजी दीपिका, 3 पुलिसकर्मी और 1 अन्य व्यक्ति भी दोषी करार दिए गए हैं। हालांकि 3 में से 1 पुलिसकर्मी की पहले ही मौत हो चुकी है, इसलिए उसकी सजा लागू नहीं की गई है। पूरा मामला उस वक्त सामने आया जब मनीष ने दहेज उत्पीड़न की शिकायत की थी। इसके बाद उसे पुलिस ने हिरासत में लिया और उसके साथ मारपीट की। मनीष की शिकायत पर हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए, जिसमें विधायक की भूमिका को पूरी तरह से सुनियोजित बताया गया। कोर्ट का ये फैसला सामने आने के बाद उत्तराखंड की राजनीति में हलचल मच गई। विपक्ष ने भाजपा पर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है, जबकि पीड़ित परिवार ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है। फिलहाल आदेश चौहान को जेल भेजा जाएगा और उनके उज्जवल भविष्य पैच और उनके वकील इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं।
सजा सुनाई है, मतलब क्या आगे अभी अपील करेंगे? क्या अभी डिसीजन की कॉपी आ गई है, उसको हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, क्या कोर्ट ने क्या क्या सेक्शन पे पनिशमेंट किया है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत पनिशमेंट कोर्ट ने किया तो उसके लिए आगे अपील में जाएंगे। और ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है, कोई किसी और विषय संबंधित नहीं है। और ये आप समझते होंगे सभी लोग कि जितने भी लोग सामाजिक जीवन में राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं तो उनको चौकी थानों में जाना ही पड़ता है, लोगों के लिए, जनता के लिए जाना ही पड़ता है। और ये तो मेरे परिवार का मैटर था, मेरी भांजी का मैटर, तो मुझे जाना ही था। अब कोर्ट ने जो भी निर्णय दिया, देखते हैं आगे क्या होगा। क्या फैसला है? ये एकदम हमारा पारिवारिक मैटर था और ये मेरी भांजी है दीपिका चौहान। इसके ससुराल वालों ने इसको प्रताड़ित करके रातों घर से निकाल दिया था। 2009 की बात है और स्वाभाविक है कि मैं इनका मामा हूँ, तो बड़ी बहन का फ़ोन मेरे पास गया तो मैं इसके लिए थाने में गया और थाने वालों ने जो भी कार्रवाई करी उसके बाद लगातार इस पर जांच वाँच होती रही और कुल मिलाकर कोर्ट ने उस पर आज अपना निर्णय दिया है। लेकिन ये पारिवारिक मामला और हम लोग तो सामाजिक जीवन में काम करने वाले लोग हैं, राजनीतिक जीवन में काम करने वाले लोग हैं। हमें तो आम जनता के लिए भी पता नहीं कितनी बार कोर्ट कचहरी मतलब थाने चौकी में जाना पड़ता है। और ये तो मेरी भांजी का मैटर था तो मुझे जाना ही था और उसके अंदर जो भी कोर्ट ने फैसला दिया है अब हम आगे अपील में जाएंगे। तो कोर्ट ने आप मैं पार्षद भट्टी माहौर वार्ड नंबर 17 राजनगर बहुजन समाज पार्टी। आज हमारे यहाँ पर राजनगर के अंदर एक सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया जा रहा है माननीय सूरज सिंह भाई साहब के द्वारा। और यहाँ पर सभी युवा साथियों में, माता बहनों में, सब में बड़ी खुशी की लहर है, क्योंकि यहाँ पर एक शौचालय था, बड़ा गंदा रहता था, यहाँ पर बदबू रहती थी और उससे कई बीमारियां भी लोगों में फैलती थी। लेकिन आज समाज के लिए नगर निगम निधि से मैंने एक सामुदायिक भवन बना के आज समाज को सौंप दिया जाएगा। इसको हमारे युवा साथी संभालेंगे, देख रेख वही करेंगे और जो भी इसमें कार्य होंगे, इसमें जैसे कि बच्चों की पढ़ाई का भी कार्य कराया जाएगा और भी जो भी मांगलिक कार्य हैं वो भी आज इसमें होंगे। और मैं सभी अपने क्षेत्रवासियों को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि ये मेरे अकेले की मेहनत नहीं है, इसमें हमारे सभी युवा साथियों की, मेरे मित्रों की और मेरी माता बहनों की, क्योंकि वो अगर मेरे को वोट देकर नहीं जिताती और बहुजन समाज पार्टी अगर मेरे को टिकट नहीं देती तो शायद मैं इस कार्य लायक नहीं होता। मेरे द्वारा जो कार्य किया गया है इसमें मेरे पूरे क्षेत्र के लोगों का सहयोग है, उनकी वोट की ताकत है, जिस वोट की ताकत से आज हम यहाँ पर इस मंच पर बैठे हैं और हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद से आज इसका उद्घाटन भी किया जा रहा है। मैं सूरज सिंह बहुजन समाज पार्टी का आगरा और कानपुर मंडल का मुख्य मंडल प्रभारी हूँ। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभारी कुमारी मायावती जी जो सुशासन 4 बार इस प्रदेश में रहा है, उसी तरह से बहुजन समाज पार्टी के जो भी यहाँ नगर निगम में निर्वाचित पार्षद हैं आगरा में, वो सब लोग अपने अपने क्षेत्रों में विकास करा रहे हैं। और आज उन्हीं के प्रयासों से राजनगर में ये जो सामुदायिक केंद्र का उद्घाटन हुआ है, ये भी क्षेत्रीय पार्षद श्री बंटी माहौर जी के प्रयासों से किया जा रहा है और पूरे क्षेत्र में बहुत खुशी का माहौल है। बंटी माहौर जो बहुजन समाज पार्टी के निर्वाचित पार्षद हैं, उनके प्रयासों से पूरे क्षेत्र में अच्छा काम चल रहा है। तो आज उद्घाटन के अवसर पर मैं सभी लोगों को बस बधाई देता हूँ। धन्यवाद। खबर पंजाब से है, जहां पर दिरहबा में बिजली बोर्ड के कच्चे मुलाजिमों द्वारा लगाया गया धरना प्रयास को जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि भगवंत मान सरकार द्वारा किए गए वादे पूरे नहीं किए गए हैं और जो भी उनकी मांगी थी वह भी नहीं मानी गई है। डिवीजन प्रधान नछत्तर सिंह, सब डिवीजन प्रधान गुरजंट सिंह सत्तर, अनिल कुमार, कैशियर मक्खन सिंह, मेंबर ज्वैल सिंह, हरजिंदर सिंह और इसी के साथ साथ गुरलाल सिंह, छिंदर सिंह, जसपाल सिंह, इनके अलावा और भी काफी साथी इस धरने में शामिल हुए। आइए क्या कुछ प्रयास को जानकारी दी गई, सुनते हैं। एसबी न्यूज 24/7 स्टेट ब्यूरो चीफ पंजाब गुरलाल सिंह वरोला की रिपोर्ट।
ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਹਦਾ ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਨੇ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਰਕਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਮ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ 7-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਆਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਏ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, 6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਜੜਬੇਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਥੀਓ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਏ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣਦੀ ਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਥੀਓ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਵੇ ਦਿੰਦੀ ਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਘਟੀਆ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਸਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਥੀਓ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਹਦਾ ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਸਰ ਧਰਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੱਤਾਦਾਰ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 36000 ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ, ਉਹਨੇ ਬੋਰਡ ਲਾਤੇ, ਉਹਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਂਝੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲਣ ਖਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ 6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।